और 1.a का जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF का मतलब क्या होता है, महत्तम समापवर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यानी a बराबर बी क्यू प्लस आर का हमने जो अभी फॉर्मेट पढ़ा है, क्या पढ़ा है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये जो फॉर्मेट पढ़ा है इस फॉर्मेट से हमें इनका HCF ज्ञात करना है, अर्थात इनका हमें मैथ से ज्ञात करना है। तो देखिए शुरू करते हैं हम इसका पहला और पहले में संख्याएं क्या दे रखी है आपको, संख्याएं दे रखी है 125 और 135, अर्थात हमें 125 और 135 का क्या ज्ञात करना है, मैथ से ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मैथ से किसको बोलते हैं हम, HCF को ही बोलते हैं, ठीक है। और कौन सी विधि से, यूक्लिड विभाजन विधि से, जो क्या होती है a बराबर बी क्यू प्लस आर होती है। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं इधर सॉल्यूशन इसका, a और b कौन सी संख्या होती है, जो बड़ी संख्या होती है उसको हम a बोलते हैं और जो छोटी संख्या होती है उसको क्या बोलेंगे, b बोलेंगे। बताओ a किसको बोलेंगे, यहाँ पे 135 और 225 दे रखा, तो यहाँ पे a कौन होगा, बड़ी संख्या कौन है, 225। तो देखिए लेट a इक्वल्स 225 225 एंड b इक्वल 135। माना कि a बराबर 225 है और b बराबर 135 है, इसलिए क्या, इस 225 को यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहती है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, आर का मान 0 से बड़ा होता है और b से छोटा होता है, 0 के बराबर भी हो सकता है। इसलिए यहाँ a कौन है, 225, तो 225 के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, b होना चाहिए, यानी b का मतलब 135 है। तो 135 का भाग 225 में कितनी बार जाएगा, देख लीजिए 225 में 135 का भाग लगाना है, तो 135 एकम 135, अगर डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 270 हो जाएगा। तो 270 तो चूंकि बड़ा हो गया इसलिए भाग कितनी बार जाएगा, एक बार ही जाएगा। 135 का भाग 225 में यहाँ पर अभी एक बार गया है। आगे और करते हैं इसको, यहाँ 5 में से 5 घटा दिया 0 हो गया, ये 12 में से 3 घटा दिया तो 9 बचेगा, यानी 90 हो जाएगा। 2 ने उधार दे दिया, 1 बच गया, 1 में से घटा दिया 0, यानी एक बार भाग गया और 90 शेषफल बच गया। तो एक बार भाग गया प्लस 90 शेषफल बच गया, इस नंबर को यहाँ लिखूंगा मैं। तो ये बन गया a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर, और ये 90 क्या हो गया, शेषफल यानी r हो गया। अब क्या करना होता है, हमें इस 90 का भाग लगाएंगे, जो शेषफल बच जाता है उसका भाग लगाएंगे अगली संख्या में, जो 135 था उसको इधर लाएंगे। अब 135 में जो शेषफल था उसका भाग लगा दो, तो 90 का भाग कितनी बार जाएगा, 90 दूनी 180 हो जाएगा, जो कि ज्यादा हो जाएगा। तो 90 का भाग भी इसमें कितनी बार जाएगा, 90 एकम 90 एक बार ही जाएगा, और घटाने पर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 45 बचेगा। तो अब हम क्या लिखेंगे, इस 90 को लिखेंगे, सॉरी 135 को लिखेंगे। पहले a को लिखा था, अब b को लिखेंगे। तो 135 के बराबर क्या हो गया इस 90 के रूप में, तो 90 गुणा 1, 90 का भाग कितनी बार गया था, एक बार ही गया था, और शेषफल यानी r कितना हो गया, 45 हो गया। अब जो 45 शेषफल हो गया इसका भाग लगाएंगे। हर बार जो शेषफल बचेगा वो ऊपर वाले भाजक में भाग लगाएगी। देखो 135 का भाग लगाया, 90 शेषफल बचा। अब 90 का भाग लगाएंगे इस 135 में। अब 90 का भाग जब 135 में लगाया तो 45 शेषफल बच गया, तो इस 45 का भाग लगाएंगे 90 में, और 90 में 45 का भाग कितनी बार जाएगा, 45 दूनी 90, यानी 2 बार भाग जाएगा। कितनी बार गया भाग, 2 बार। तो यहाँ अब 90 इधर आ जाएगा, तो 90 के बराबर हम लिखेंगे 45 गुणा 2 प्लस शेषफल कितना हो गया, 0। जिस स्टेप में शेषफल 0 आ जाता है वहां पर b का मान ही क्या हो जाता है, देखो यहाँ पे शेषफल 0 हो गया, और इस स्थिति में b का मान क्या है, 45 है। a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ये जो अंतिम स्थिति में b आता है वही क्या हो जाता है, HCF हो जाता है, वही क्या हो जाता है, HCF। तो हम लिखते हैं, क्योंकि r बराबर 0 पर
बी का मान कितना हो गया यहाँ पे 45 हो गया। अंतिम स्थिति में भाजक क्या है? अंतिम स्थिति में भाजक क्या है? 45 है, इसलिए यही क्या हो गया? HCF हो गया। कहते हैं HCF बराबर 45। वैसे B का मान तो क्या था? 135 था, लेकिन जब R बराबर 0 है तो उस स्थिति में B का मान क्या आ गया? 45। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अंतिम भाजक। क्या लिख सकते हैं? अंतिम भाजक। अंतिम भाजक यानी लास्ट बार हमने किसका भाग लगाया? देखो पहले 135 का भाग लगाया, इसके बाद 90 का भाग लगाया, इसके बाद 45 का भाग लगाया और शेष पे क्या आ गया? 0। तो अंतिम भाजक कौन है? 45 है। और जो अंतिम भाजक होता है वही क्या हो जाता है? HCF हो जाता है। तो चूंकि अंतिम भाजक 45 था, इसलिए HCF कितना हो गया? 45। तो इस प्रकार से आपने क्या सीख लिया? यूक्लिड विभाजन विधि से HCF ज्ञात करना सीख लिया, अर्थात मैथ्स ज्ञात करना आपने सीख लिया। A होता है बड़ी संख्या, B होती है छोटी संख्या, तो A बराबर BQ प्लस R के रिलेशन से आपने ये HCF ज्ञात करना सीख लिया। और ये जो विभाजन क्रिया हमने करी थी ये रफ वर्क रहेगा, क्वेश्चन केवल इतना ही रहेगा अपना, ठीक है? तो आप इसको नोट करेंगे और आगे के जो क्वेश्चन है वो इसी प्रकार से होने हैं, तो आपको आप स्वयं करने की कोशिश करें या थोड़ा हिंट दें इसके। कर लोगे क्या? देखो थोड़ा सा समझा देता हूँ। इसके सेकंड वाले में दे रखा है 196 और 38,220। तो बड़ी संख्या को A बोलते हैं, तो 38,220 और B यानी छोटी संख्या क्या हो गई? B यानी छोटी संख्या हो गई 196। तो यूक्लिड विभाजन परिमेय से A बराबर BQ प्लस R लिखना आपको। तो A कितना है यहाँ पे? 38,220 बराबर B कितना है? 196। अब 196 का भाग लगाएंगे इसमें। अब 196 का भाग लगाना थोड़ा सा कठिन कार्य बोल सकते हैं हम। 220 में इसमें आप भाग लगाएंगे। भाग कितनी बार देगा? भाग लगाकर चेक करेंगे। मैंने रफ कॉपी में किया हुआ है, तो ये भाग गया था 195 बार। कितनी बार भाग गया था? 195 बार पूरा भाग गया इसमें, और शेष पे क्या आ गया? 0। तो यहाँ पर अंतिम भाजक कौन है? 196। तो ये HCF क्या हो जाएगा इसमें? 196 हो जाएगा। ये मैंने रफ तरीके से बताया है, पहले क्वेश्चन में जैसे किया था वैसे ये केवल एक स्टेप में इसका आंसर हो जाएगा। आप करेंगे इसको, और तीसरा भी आप खुद करेंगे। 867 और 255, तो 867 में भाग लगाएंगे इसका 255 का, और इसी प्रकार से इसको करना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? पढ़िए, देखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन में दे रखा कि दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम संख्या की बात हो रही है, और वो 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है, q कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो देखिए क्वेश्चन का तरीका क्या है। इस टाइप का क्वेश्चन एक बोर्ड परीक्षा में पूछने की संभावना रहती है। 3 नंबर में क्वेश्चन आता है या 2 नंबर में पूछ सकते हैं। दर्शाए कि कोई भी धनात्मक जो विषम पूर्णांक है वो इस रूप का होता है। तो ये जो रूप आपको दे रखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो ये ए का जो रिजल्ट आता है यूक्लिड विभाजन परिमेय से, तो BQ + R के रूप की संख्या दे रखी है। देखो ये सभी ऐसा दे रखा ना, BQ + R, BQ + R, BQ + R। तो यहाँ पर हमें विषम संख्याओं की बात कर रहे हैं। तो विषम संख्याओं की बात कर रहे हैं तो क्या होगा? हमें आप 2 संख्या लेनी पड़ेगी। तो देखिए पहले इसका माना कि 2 कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक की बात हो रही है, तो माना कि 2 पूर्णांक आपके पास, माना कि A व B 2 धनात्मक पूर्णांक हैं। अभी हम यहाँ पे केवल पूर्णांक की बात करें, सम विषम को आगे हम विभाजित करेंगे कि ये वाली संख्या सम होती है और ये वाली विषम होती है। यहाँ पर हम सभी संख्याओं को लेकर चल रहे हैं। माना कि A और B 2 धनात्मक पूर्णांक हैं, धनात्मक पूर्णांक है, जहां अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको B की वैल्यू खुद सोचनी पड़ती है। A और B 2 धनात्मक पूर्णांक है, A बराबर BQ + R आपको लिखना है। तो जो B की वैल्यू है वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगी, और क्वेश्चन आपको बताएगा कि B की वैल्यू क्या है। तो ये देखो बनना ना BQ + R, BQ + R। तो हर स्थिति में B की जगह कौन काम कर रहा है? यहाँ पे 6 काम कर रहा है। तो जहां
बी बराबर, इस क्वेश्चन के लिए हम क्या लिखेंगे 6। तो इस क्वेश्चन के लिए बी की वैल्यू कितनी हो गई भाई 6 हो गई। इस क्वेश्चन की बात हो रही है, सभी प्रश्नों में 6 नहीं लेना है। 6 क्यों हो गया, क्योंकि क्वेश्चन का फॉर्मेट आप देख रहे हैं कि 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। तो इस प्रकार से बी क्यू, तो बी की जगह कौन आ गया 6 आ गया, इसलिए यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी हो गई 6 हो गई। यानी कि ये जो आपके पास फॉर्मेट हो गया, इसमें 6 का भाग लगाएंगे, 6 का भाग लगाएंगे तो जो शेषफल आएगा, शेषफल क्या होगा हमेशा 6 से छोटा होगा। शेषफल क्या होगा 6 से छोटा, जिसका भाग लगाते हैं उससे छोटा है तो आता है शेषफल। तो 6 से छोटा क्या होता है 5 होता है, 4 होता है, 3, 2, 1 और 0। अगर भाग पूरा पूरा जाएगा तो शेषफल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस स्थिति में शेषफल क्या हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4 और 5, जहां b बराबर 6 हो गया। इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर BQ + R, और यहाँ R के संभावित मान क्या हो गए, R के संभावित मान यानी R का मान क्या क्या हो सकता है भाई। R का मान क्या होता है, जो रिमाइंडर होता है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है। R बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये R के संभावित मान होंगे। इसलिए A बराबर, B की जगह हमने क्या लिया 6 लिया, तो 6q + R की वैल्यू क्या हो गई 0, R की वैल्यू 0 हो गई ना। तो इसको क्या लिखेंगे 6q + 0 क्या हो गया 6q हो गया। नेक्स्ट क्या हो गया A बराबर 6q + 1, नेक्स्ट क्या हो जाएगा 6q + 2। देखो यहाँ से 2 कॉमन आ सकता है ना, 6 और 2 में से 2 कॉमन ले लिया हमने। जब 2 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया ये 3, 2 कॉमन ले लेते हैं उसका भाग लगता है। 2 का भाग 6 में कितनी बार गया 3 बार, तो 3q प्लस ये 2 कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा प्लस का 1 बचेगा। और क्या हो जाएगा 6q + 3, क्या यहाँ पे 2 कॉमन आ रहे हैं क्या 2, देखो 2 कॉमन लेना है। हाँ यहाँ 3 कॉमन आ रहा है दिख रहा है, लेकिन 3 कॉमन नहीं लेंगे। 3 कॉमन क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि सम और विषम की पहचान कब होती है, किससे होती है 2 से होती है। जब 2 का भाग जाता है तो सम संख्या है, और 2 का भाग नहीं जाता तो सम संख्या नहीं है, अर्थात विषम संख्या है। इसलिए यहाँ पे 3 का कोई महत्व नहीं है, 3 को कॉमन नहीं लेंगे। हाँ कॉमन आ रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन में सहायक नहीं है, इसलिए यहाँ कॉमन नहीं लेंगे। अगर 2 कॉमन आ रहा है तो उसको लेंगे। गुणनखंड के रूप में अगर 2 प्राप्त हो जाता है तो संख्या सम संख्या बन जाती है। ये जो 6q था इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 3q, तो 2 3 6q हो गए ना ये। और इसमें 2 कॉमन नहीं आ रहा तो इसको इतने छोड़ेंगे आप। और क्या हो सकता है A बराबर 6q + 4 हो सकता है, तो यहाँ 2 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बन गया 2 का भाग लग जाएगा, तो 3q + 2 हो जाएगा। 4 तक लिख दिया, आगे 5 और रहेगा, तो यहाँ लिख देता हूँ जिससे आ रहा है। तो A बराबर 6q + 5। इस लास्ट वाले में भी 2 कॉमन नहीं है, 2 कॉमन नहीं है, तो ये ऐसा कैसा छोड़ देंगे। तो अब आपको सम या विषम की पहचान करनी है। तो सम या विषम की पहचान करेंगे तो यहाँ देखो इस पहली स्थिति में 2 कॉमन आ रहे हैं, दूसरी स्थिति में कुछ कॉमन नहीं आ रहे हैं। यहाँ 2 कॉमन आ रहे हैं और इसमें कॉमन नहीं है। यहाँ 2 कॉमन हो गया और यहाँ कॉमन नहीं है। इनको हम समीकरण बोल देते हैं। जैसे समीकरण 1, ये 2, 3 और ये 4, तो 5 और इसको बोल देते हैं 6। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि समीकरण 1, 3 और 6, समीकरण 1, 3 और 5, इनमें 2 गुणनखंड के रूप में विद्यमान है, इसलिए ये तो क्या है सम संख्याएं हैं। अगर 2 गुणनखंड के रूप में गुणा के रूप में उपस्थित होता है तो वो संख्या क्या बन जाती है सम संख्या बन जाती है।
इनके अलावा जो सभी हैं उनमें दो गुणनखंड के रूप में विद्यमान नहीं है, इसलिए जो अतिरिक्त संख्या बच गई वो सभी क्या है, विषम पूर्णांक है। तो हम लिखेंगे समीकरण 2, 4 और 6, समीकरण 2, 4 व 6 में 2, 1 में 2 का गुणनखंड विद्यमान नहीं है। जब किसी पद में या किसी संख्या में 2 गुणनखंड के रूप में नहीं होता है तो वो संख्या निश्चित रूप से क्या होती है, विषम संख्या होती है। अतः इन समीकरणों में 2 का गुणनखंड विद्यमान नहीं है, अतः ये सभी सम पूर्णांक नहीं है, सम पूर्णांक नहीं है। और जो संख्याएं सम नहीं होती वो क्या होती है, विषम होती है। अतः जो संख्याएं दे रखी है कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, अतः अभीष्ट संख्याएं कौन सी बच गई इनमें 6q + 1, 6q प्लस, देखो समीकरण 2 में 6q + 1, समीकरण 4 में 6q + 3 और नेक्स्ट वाले में 6q + 5, तो 6q + 1 + 3, 6q + 5, ये क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। अतः अभीष्ट संख्याएं 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 धनात्मक विषम पूर्णांक हैं। धनात्मक विषम पूर्णांक, ये तो हमें बताना था कि जो विषम धनात्मक पूर्णांक होते हैं वो इस फॉर्मेट में होते हैं, और ये जब सिद्ध हो जाता है तो हम लिखते हैं इति सिद्धम, या शॉर्ट में हैंस प्रूव्ड, इस प्रकार से हम लिखते हैं।